छोटे नगरों का संजाल 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडप का बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए जाते थे। उनमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों, शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना व्यापार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परिवर्ती काल का जमींदार इन्हीं नगरों में या इनके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारी को उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। इनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने की इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशीय। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया, मुस्लिम, बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर की बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप बदलता गया।
काबुल। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जॉन बैप्टिस्टे टाइबर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपया का होता था, जो उन दिनों में एक भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तो अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे।